नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। हिटलर के मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा रहे जोसेफ गोएबल्स की एक थ्योरी थी और ये बहुत मशहूर थ्योरी है कि कोई एक ऐसा बड़ा झूठ बोलो, बार बार बोलो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी यही एजेंडा चल रहा है देश भर में? क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर दी गई है। अग्निपथ स्कीम के विरोध के नाम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की ही मौत मरेगा। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने भी नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे। इस बयान में भी पीएम की मौत की बात की गई थी। ये बयान राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के बाद किया गया था। लिस्ट में सिर्फ यही दो नाम नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि योजना उसकी समालोचना से आगे सीधे मोदी को टारगेट किया जा रहा है। कोई मौलाना उठता है, मोक्ष दिलवाने की बात करने लगता है, कोई कलमा पढ़वाने की बात करने लगता है, कोई मौत की मन्नत मांग रहा है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि मोदी सरकार के विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री को अपशब्द क्यों कहे जा रहे हैं? क्या जनता से हारे लोग मोदी सरकार के रिफॉर्म एजेंडे के जवाब में मोदी को गाली दे रहे हैं? यही है आज पब्लिक का सवाल। इन दिनों कांग्रेस एक शब्द बार बार दोहरा रही है, वो शब्द है सत्याग्रह। मेरे लिए भी बड़ा पवित्र शब्द है सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने इसी शब्द के बूते अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी क्योंकि गांधी के सत्याग्रह में सत्य के साथ अहिंसा की ताकत जुड़ी हुई थी। अहिंसा वो अचूक अस्त्र था जिसका तोड़ उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अंग्रेजों के पास भी नहीं था। लेकिन आज की कांग्रेस के सत्याग्रह में क्या है, ये मैं आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के बयान के जरिए सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस के इस सत्याग्रह में उन्होंने क्या कहा। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुबोध कांत सहाय का बयान बैड टेस्ट में तो है ही, ये बात कांग्रेस भी समझती है। इसलिए बयान के फौरन बाद कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जयराम रमेश ने लिखा, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से ही जारी रहेगा। लेकिन क्या जयराम रमेश सिर्फ नैतिकता का दिखावा कर रहे थे? क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया। खुद सुबोध कांत सहाय अपने बयान को एक नारा बताकर बयान पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के कई और बड़े नेता जैसे उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव सुबोध कांत सहाय के बयान का बचाव भी कर रहे हैं। सुबोध कांत अकेले नहीं, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द करने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन पर कांग्रेस ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहना कांग्रेस की सोच को उजागर करता है। एक लंबी सूची है और यह सूची मेरे हाथ में है, जब विरोधियों ने नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोले थे। और ये इसमें अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आप देखेंगे
कभी सोनिया गांधी जी ने इन्हें मौत का सौदागर कहा है, कभी मणिशंकर अय्यर ने लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर कहा है, और भी कई नामों से इनको बुलाया गया है। और जब से प्रधानमंत्री मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर जो कांग्रेस के वार हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और यहां देखिए, मनीष तिवारी ने दाऊद इब्राहिम बुला डाला था, कांग्रेस सांसद शांताराम ने हिटलर के साथ तुलना की थी, रेणुका चौधरी ने एक वायरस बताया था, सलमान खुर्शीद ने तो बंदर के साथ तुलना कर दी थी। ये इस तरह की भाषा, 80 ऐसे अपशब्द हैं इस लिस्ट में जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कांग्रेस द्वारा। ये कांग्रेस आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब उनके पद की गरिमा का ख्याल भी नहीं कर पा रही, ये कांग्रेस की विडंबना है। और सुबोधकांत सहाय ने जिस अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे, उस योजना के विरोध में क्या कहा जा रहा है आपको इसे भी सुनाती हूं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके आरएसएस में लाना चाहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। कभी आपने सुना है क्या किसी देश में ऐसा हुआ है कि 4 साल ट्रेनिंग देना और छोड़ देना? यहाँ पर तो परमानेंट वैकेंसीज हैं। युवकों का जो आज हर जगह एजिटेटेड है, तो उनको अलग निकालने के लिए, उनका दिशा भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कहा था कि 4 साल बाद अग्निवीर नक्सलियों को ट्रेनिंग देंगे। अब खड़गे कह रहे हैं कि अग्निवीर आरएसएस के काडर बनेंगे। कांग्रेस तय कर ले कि 4 साल बाद अग्निवीर करेंगे तो क्या करेंगे। वैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी बयान है जिसमें कहा गया है, इस बात का उचित संदेह है कि संघ परिवार का प्रोजेक्ट है जिसे सेमी मिलिटेंट विंग का ट्रेनिंग होगी और ये आर्म्स ट्रेनिंग मिल सकेगी। मतलब विरोध के लिए क्या कुछ भी कह देना ये सही है, फैक्ट हो या ना हो, बस विरोध करना है इसलिए कुछ भी कह दो, कुछ ना हो सके तो बस एक शगुफा छोड़ दो। सवाल तो ये भी है कि अगर कोई पूछे कि संघ परिवार का ही प्रोजेक्ट है तो फिर सेना से हटाना ही क्यों था? सेना में रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम हो सकता था। लेकिन ये सारी बातें जो कही जा रही है, मैं पूछना चाहती हूं कि अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस और पीएफआई की भाषा एक जैसी क्यों सुनाई दे रही है? इस पर बात करें उससे पहले आपको ये सुनवाना चाहती हूं कि रिफॉर्म का विरोध करने वाली राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्या कहा कल और आज। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। वैसे अग्निपथ योजना पर मोदी को सिर्फ विपक्ष से ही नहीं बल्कि अपनी सहयोगी जेडीयू का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। यहां ये भी बता दूं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में ही हुई है। बिहार के लखीसराय, इस्लामपुर, बक्सर, आरा, दानापुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर हमला हुआ है, ट्रेनें जलाई गई हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक देश भर में रेलवे को कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उधर बिहार में हुई हिंसा को लेकर आज पटना के गुरु रहमान इंस्टीट्यूट पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। इस इंस्टीट्यूट पर छात्रों को भड़काने का मामला भी दर्ज हुआ था। हिंसा को लेकर कई और इंस्टीट्यूट भी बिहार पुलिस की रडार पर है। बिहार में अब तक 161 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 922 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आज पब्लिक सवाल कर रही है और पब्लिक का सवाल है, क्या रिफॉर्म्स को अटकाने के लिए मोदी को विपक्ष की गाली पड़ रही है? सवाल नंबर 2,
अग्निपथ के विरोध में आरएसएस का नाम लेना उसकी विचारधारा के खिलाफ हेट एजेंडा नहीं साबित करती? और सवाल नंबर 3, क्या अग्निपथ पर कांग्रेस और पीएफआई की भाषा एक जैसी लग रही है? यही है सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुशांत सरीन डिफेंस एनालिस्ट है। सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं। केसी त्यागी जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। पर मेरा पहला सवाल जाता है शुभ्रांश राय, कांग्रेस के नेता हैं। शुभ्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पीएफआई और कांग्रेस में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। कभी आपको लगता है कि ये जो अग्निवीर है ये आरएसएस में हो जाएंगे, कभी आपके नेता कह रहे हैं कि हिटलर की मौत मरेंगे मोदी जी। मैं पूछना चाहती हूं, मुद्दे पे बात हो, मुद्दे पर नोकझोंक हो, तर्क वितर्क हो, ये तो समझ में आता है, पर इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करना क्या ये मोदी जी का ही नहीं, इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि अपने ही घर के अंदर इस तरह के शब्द यूज किए जा रहे हैं? और जब ये अग्निवीरों के बारे में, वीर है, इस देश के होंगे, ये इस देश की रक्षा करने वाले होंगे, इनको जब कहा जाएगा कि आप तो आरएसएस के लिए ट्रेनिंग पा रहे हैं, तो क्या ये उनके साथ न्याय है? ये सवाल है आज पब्लिक का। आज इस पर आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस कहां खड़ी है। 60 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब। देखिए नविका जी, ऐसा है कि अगर किसान आंदोलन करे तो मास्टर स्ट्रोक में उसको खालिस्तानी कहा जाएगा और खालिस्तान से पेड़ कहा जाएगा। अगर छात्र आंदोलन करे या युवा अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर आए तो मास्टर स्ट्रोक में उसको उपद्रवी कहा जाएगा, 500 रुपए वाला गुंडा कहा जाएगा, और कई तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता पता नहीं ब्ला ब्ला आप क्या क्या कहती हैं। दो बड़ी बड़ी बातें हैं। सिर्फ आपने एक सच्चा, कई सारे कांग्रेस के नेताओं का आपने उदाहरण दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को क्या कहा। शायद भारतीय जनता पार्टी का भी ये डीएनए बन गया है कि वो किसानों और नौजवानों का अपमान करे, क्योंकि और ये डीएनए इनके अंदर इसलिए आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये स्वयं औरतों का और पुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी को जर्सी गाय, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा, अपने उसके बाद इन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा है? क्या ये प्रधानमंत्री पद की भाषा है? पद का सम्मान पद पे बैठने वाले व्यक्ति को करना होता है मैडम। अगर प्रधानमंत्री को चलिए आपके 60 सेकंड खत्म हुए, आपके 60 सेकंड खत्म हुए राय साहब आपके 60 सेकंड खत्म हुए। अभी तो डिबेट लंबी चलेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, शुभ्रांश राय जी को लगता है कि सही भाषा है, क्योंकि ऐसी भाषा हमने सुनी है तो ऐसी ही हम सुनाएंगे। सत्याग्रह गई तेल लेने, ऐसा तो मैंने नहीं। देखिए, भारत की राजनीति में भाषाई मर्यादा का पराभव 2007 में प्रारंभ हुआ, जिस समय 2007 में सोनिया गांधी जी ने यह शब्द मौत के सौदागर जैसा आपत्तिजनक शब्द बोला था, जब वो सत्ताधारी दल और सत्ताधारी गठबंधन की नेता थी। ये जरा इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। और उसके बाद से यह कांग्रेस की एक सुविचारित सुव्यवस्थित मानसिकता है। उसके बाद तू चाय बेच से लेके लहू पुरुष और गटर का और जाने क्या क्या शब्द के अलावा 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा जिसने कहा, वो कांग्रेस का नेता नहीं था, सपा का नेता था। राहुल गांधी अगले दिन चुनाव प्रचार उसका करने गए और कांग्रेस में लाके उसको उपाध्यक्ष बनाया, इमरान मसूद को। अभी एक हफ्ते पहले शेख हुसैन ने, मान्यवर शुभ्रांश राय जी, बयान इधर उधर का नहीं, मौत हिंसा की बात करना और घृणित उपमा देना जैसा कि शेख हुसैन ने दी। और आज राय साहब जो है ये कोई सामान्य नेता है। सुबोध कांत सहाय जी ये गृह मंत्री रह चुके हैं और वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक उसके लिए कोई खेद नहीं व्यक्त किया है। ये अपने आप में बहुत दुखद है कि मोदी जी की घृणा में आकंठ डूबकर ऐसे हिंसा की बातें करना और गांधीवादी होने की बात करना। भाई, किसी की मौत की कामना करना, टुकड़े टुकड़े करने की कामना करना और गांधीवादी का चोला, यह देश की जनता के सामने पूरा का पूरा बेनकाब हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं केसी त्यागी जी आपसे, क्या आप भी सहमत हैं इस तरह की भाषा से, टिप्पणी से?
मानते हैं कि अगर आक्रोश है जनता में, बच्चों में, छात्रों में, तो इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अपनी राय रख सकता है और ये एक लोकतंत्र है, राय फर्क हो सकती है। पर इस तरह की भाषा और सत्याग्रह का नाम देकर जब आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, तो क्या ये आजकल की जो स्टाइल हो चुका है एक राजनीति का, क्या ये किसी को भी शोभा देता है? आप तो काफी देर से राजनेता हैं और आप राजनीतिक स्तर जिस तरह का चल रहा है उसको देखते चले आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना सबका, हर राजनीतिक दल का हक हो सकता है, लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना और जहां आक्रोश फैला हुआ है देश में, उसको कम से कम ठंडा ना करें तो कम से कम तेल छिड़कना, ये तो नहीं है कहीं भी विपक्ष का जो रोल होना चाहिए एक लोकतंत्र में। आप कहां खड़े हैं? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नबिका जी, मैं पैनल में सबसे सीनियर हूं और मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है। मेरे समय जब राजनीति शुरू हुई थी उस समय की भाषा क्या थी? जब इंदिरा जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया चुनाव उनका, तो रामधारी सिंह दिनकर के नारे के साथ हम और जनसंघ के साथी जाके उनकी कोठी में गए थे और हमारा बड़ा प्रिय नारा था, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मैं जेल में रहा हूं और उनका नारा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मेरे मित्र बैठे हैं सुधांशु जी, जब 1964 में कच्छ के रन में सरकार की तरफ से जो हुआ था कार्रवाई, उसके विरोध में हमारी मित्र पार्टी थी जनसंघ, उनका नारा था, देश ना हारा कौम ना हारी, हारी है सरकार हमारी। मैंने अपना राजनीतिक जीवन अंग्रेजी हटाओ से शुरू किया था 67 में। हमारा नारा था, अंग्रेजी का राज ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। मैं समाजवादी आंदोलन में रहा तो हमारा नारा था, जो जमीन को जो थे बोए वो जमीन का मालिक है। अब जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है नबिका जी, ये तो हमारी समझ से बाहर है। हम तो आपातकाल में हथकड़ी लगवा करके जेल में रह कर आए थे, तो भी इंदिरा जी के लिए हमारा हराने का संकल्प था, लेकिन मारने का, फिजिकल नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ये जो नई तहजीब, नई संस्कृति इंट्रोड्यूस हुई है पॉलिटिक्स में, भाई माफ़ करना, हम तो आपके चैनल पे भी आते हुए डरते हैं, पता नहीं कोई हमारे बारे में भी कुछ ना कह दे, इसलिए तो मैं तो आजकल बहुत कम आता हूँ। मैं अपनी वेदना भी आपसे बता दूँ, चूँकि हमारे समय में नहीं थी इस तरह की भाषा। हम सेंट्रल हॉल में, मैं 9th लोकसभा में कभी आया था, उस लोकसभा में राजीव गांधी थे और राजीव गांधी की माताजी इंदिरा गांधी के जो कातिल थे बेंत सिंह, उनकी विधवा भी उसी हाउस में थी, लेकिन कभी नोकझोंक भी नहीं हुई। जो सहिष्णुता थी, जो सामंजस्य था, जो कोऑर्डिनेशन था, रेस्पेक्ट टू ईच अदर था, आइडियोलॉजिकली वी यूज्ड टू डिफर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह का वातावरण वैमनस्य का हो गया है, भाई ये शब्दावली हमारे समय में नहीं थी। हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, जब इंदिरा गांधी बनी तो उसने कहा, अच्छा भाई खूबसूरत चेहरा रोज देखने को मिलेगा। इस पर सब लोग हंस पड़े। अटल जी कई बार परिहास करते थे। हाँ, हमारे एक नेता जरूर थे जो बिटर थे, जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन कोई नेता हमारा ऐसा बिटर नहीं था। हमारे नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो इंदिरा जी के साथ भी उन्होंने काम किया था, लेकिन निजी बातचीत में संबोधित करते थे भी महारानी का क्या हाल है। तो आजकल तो ऐसा हो गया। सुबोध कांत साहब मेरे मित्र रहे, मैं और वो दोनों साथ लोकसभा में थे, इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस्तीफे के बाद वो डिफेक्टो D0 होम मिनिस्टर थे, और जो भाषा बोल रहे हैं, हम भी डिसएग्री किए हैं मोदी जी से कि भाई उनकी अमुक चीज़ों से हमारी असहमति है। आज हम उनके साथ हैं एनडीए में, लेकिन ये भाषा विरोध में जाकर के भी हमने कभी नहीं बोली। और इंदिरा जी के लिए तो हम बहुत बिटर थे। हम 2.5 घंटे मेरठ से गाजियाबाद आते थे हथकड़ी लगवा करके, तो भी इंदिरा जी के लिए हमने कभी भी ऐसी चीज नहीं की कि डेथ टू हिम और फला फला वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत तो सही, बहुत सही कहा आपने। आज आपने आईना दिखाया है और शुभ्रांश राय, आप मंथन कीजिए इस पर। बड़े सीनियर नेता हैं हमारे साथ केसी त्यागी जी, लेकिन मैं सुहेल सेठ जी आपसे भी पूछना चाहती हूँ,
सवाल ये है कि पक्ष अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस देश में, और मैं पढ़ना चाहती हूं कि कितने रिफॉर्म करने की कोशिश की, इस पर मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म देश में लाने चाहिए, ये सब मानते हैं। लेकिन हर रिफॉर्म पर मोदी के लिए पर्सनल अपशब्द इस तरह से बोले जाते हैं कि इसकी पहले की कभी भाषा से तुलना की ही नहीं जा सकती। जब 1 रैंक 1 पेंशन हुआ था तो ऑल रैंक नो पेंशन कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने। जब सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुआ था तो उन्होंने कहा कि रावत जी को क्यों बना दिया, ये एक और अंगूठा लगाने के लिए किसी को ले आए। फिर थिएटर कमांड, डिफेंस में आत्मनिर्भर डिफेंस बनाने के लिए पहल की थी, उस पर भी ऑब्जेक्शन, अग्निपथ स्कीम पर भी ऑब्जेक्शन, आर्टिकल 370 पर ऑब्जेक्शन, 10% रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया, ट्रिपल तलाक, उसमें औरतों को और खास करके एक कम्युनिटी की औरतों पर जो सितम हो रहे थे उसको रोकने के लिए भी एक पहल की गई थी, उस पर भी प्रॉब्लम है लोगों को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सीएए पर आपने देखा क्या, आयुष्मान भारत उस पे भी। मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी पहल कर दे मोदी सरकार, क्या विपक्ष पहले से ही तय कर लेती है कि इसका तो हमने ऑपोजिशन करना ही है, सड़कों पे उतरना ही है, और कोई तरीका ही नहीं है इनके पास एक्सप्रेशन का? देखिए, यहाँ काफी सारे मुद्दे हैं, मैं एक एक करके जाऊंगा। शुभ्रांश जी का कहना सही है, ताली दो हाथ से बजती है। हमाम में सब नंगे हैं और सबने दुरुपयोग किया भाषा का। जैसे त्यागी जी ने कहा, आज की भाषा, आज की तहजीब एकदम बिगड़ गई है और बिगड़ती जा रही है। हुआ क्या है नाविका जी कि दोनों पार्टीज, या विपक्ष हो या पक्ष हो, वो जब भी जो भी कोई देश के सामने मुद्दा होता है, वो मुद्दे पे नहीं, वो इंसान पे बात करते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो मोदी के प्रोग्राम से प्रॉब्लम होनी चाहिए, मोदी से नहीं। और अगर मोदी जी को प्रॉब्लम है कांग्रेस से, तो कांग्रेस के पॉलिसी अडॉप्शन से होनी चाहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं। पर ये हो नहीं रहा। नंबर 2, सुधांशु जी यहां बैठे हैं, ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। इस सरकार की विफलता या इस सरकार की बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये सरकार काम इतना अच्छा करती है पर इनकी कम्युनिकेशन इतनी भद्दी है। मैंने ऐसी कम्युनिकेशन जिंदगी में नहीं देखी कि आप काम बढ़िया करते जाओ पर आप ऐसे कम्युनिकेट करते हो कि लोगों को गुस्सा आता है, प्रेम नहीं। तीसरी बात, शुभ्रांश जी ने भी कहा इस पे टिप्पणी की। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने जो प्रोग्राम्स किए हैं, और देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मुझे सबसे नफरत मींस आई डोंट केयर। जो बीजेपी सरकार ने किया है 20 साल बाद ये देश याद रखेगा, पर ये देश ये भी याद रखेगा कि किन लोगों ने इस प्रगति को, इस प्रोग्रेस को ठप करने की कोशिश की। तो कांग्रेस को भी या जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनको ये समझ के चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किसी के अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने फैमिली वालों के लिए नहीं कुछ छोड़ के जा रहा, वो देश के लिए कर रहा है। पर नाविका जी, अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग, मैं एकदम विनम्रता से कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे तो है नहीं। ये ट्विटर, सोशल मीडिया ने उन्हें एक एम्यूनेशन दे दी है एनोनिमिटी की। ये आप कोई भी हो सकते हैं, आप ट्विटर पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए। इससे हो क्या रहा है कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज, विदाउट स्कॉलरशिप, लोग जो कहना चाहते हैं कह देते हैं। नंबर 4, आपका प्रोग्राम इतना पॉपुलर है, टाइम्स नाउ के दोनों चैनल्स इतने पॉपुलर हैं, लोग इन चैनलों पे अनाप शनाप कहना चाहते हैं ताकि वो पॉपुलर हो जाएं। कंट्रोवर्सी उन्हें पॉपुलर करती है, अकल नहीं। कंट्रोवर्सी उन्हें पॉपुलर करती है, इंटेलेक्ट नहीं। मेरी एक ही प्ली है, सब पार्टीज को टेम्परेचर डाउन करना चाहिए। देश के लिए काम कर रहे हैं हम सब। बिल्कुल सही कहा आपने सुहेल सेठ जी। और मैं इसी मुद्दे पर सुशांत सरीन जी से पूछना चाहती हूं, क्या यह मुद्दा अग्निपथ का और अग्निवीर का अच्छा रिफॉर्म है, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन में दिक्कत थी, इसलिए सब इतने फ्लेयर अप हो गए? अगर कम्युनिकेशन सही होती, बेहतर होती, तो शायद ये होता नहीं आक्रोश जो सड़कों पे हमने देखा। और क्या इसी का फायदा विपक्ष उठा रही है?
नाविका, एक तो पहली बात यह है कि मेरे ख्याल आजकल की राजनीति में विरोध और विध्वंस के बीच में जो फर्क है वो मेरे ख्याल हमारे राजनेता भी भूल गए हैं और जो विरोध करते हैं वो भी भूल गए हैं। और मैं तो स्वागत करता हूं अगर किसी भी पॉलिसी का विरोध हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि उससे फिर एक बेहतर पॉलिसी भी निकल करके आ सकती है अगर अच्छे सजेशंस आए। प्रॉब्लम ये है कि विरोध मात्र विरोध के लिए होता है। वो इसलिए होता है कि एक पेवलोवियन रिस्पॉन्स है, एक नी जर्क रिएक्शन है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ आया तो उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय सरकार की नाक जो है उसको आप जमीन पे रगड़िए, उनको वापस करवाइए, ताकि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कम हो और आपको उसका फायदा हो, जो होता नहीं है इनको। पंजाब में हम देख चुके हैं ना, अभी बड़ी बात की इन्होंने किसान आंदोलन की, वो कितना बड़ा आंदोलन था ये भी पता है, और उसका कितना फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को, और जो बाकी लोग उसको उकसा रहे थे उनको कितना फायदा हुआ चुनावों में ये भी पता है। तो मेरे ख्याल एक अगर बेटर इन्फॉर्म्ड अगर एक डिबेट, अब वो खड़के जी जो है उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को छोड़ देते हैं। अब वो जरा एक बार थोड़ा अध्ययन कर लेते तो उनको पता लग जाता है कि कितने देश हैं जहां पर ये होता है। लेकिन क्योंकि पता नहीं है, कभी इस चीज में रुचि नहीं ली, एक बड़ा स्वीपिंग रिफॉर्म आया है, उसमें मुझे भी सवाल है और लोगों को सवाल उठाने चाहिए और सरकार को वो सवाल सुनने चाहिए। ये सरकार का धर्म है कि वो सब लोगों की बात सुने, और व्यंग भी अगर होता है तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उससे राजनीति का माहौल भी बनता है कि आप व्यंग भी कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और फिर ये कहना कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई एक्शन ना लेना, उसको प्रोत्साहन देते रहना कि पीछे से बोला कि बेटा बोलते रहो, तो आगे से बोला कि भाई हम इसका कंडेम कर रहे हैं, तो ये बात तो गले से नहीं उतरती। बिल्कुल सुभ्रांश राय जी, सीधा सवाल आपके ऊपर आता है कि बिल्कुल अध्ययन कीजिए, अगर पॉलिसी में कुछ लूपहोल्स हैं तो उन्हें बताइए, क्योंकि आपके और अन्य विपक्ष पार्टियों के इनपुट से पॉलिसी को सुधारा जा सकता है। लेकिन एक भी ऐसी टिप्पणी की गई जिसमें कोई सुधार का सजेशन हो? निकला तो क्या निकला? ये निकला कि हिटलर की मौत मरेगा। पिछले हफ्ते जो कहा वो अलग चीज कह दी थी। हाँ कोई बात नहीं। नविका जी मेरे पास ना आप समय कम देती हैं। ऐसा है ना कि मैं वही चीजें बताता हूं, फिर से सुनिए। सुधार की जरूरत थी ना, नरेंद्र मोदी सरकार ने रातों रात नोटबंदी किया, बिना किसी से पूछे समझे तुगलकी फरमान की तरह। नतीजा ब्लैक मनी कम होने की बजाय डबल हो गई और देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। सारे लोगों ने कहा कि यह खराब कदम है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे और उनके माध्यम उसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। फिर दूसरी बार फिर से जब जीएसटी लाने की बात हुई, 1 नेशन 1 जीएसटी, फिर वो नहीं माने। सारे व्यापारी कह रहे थे नहीं जी ये गलत है, लेकिन वो फिर मास्टर स्ट्रोक चल रहा था, ये सारे व्यापारी चोर है जी। नतीजा आपके सामने है, देश का व्यापार पे कुछ चंद लोगों का अधिकार हो गया, चीजों की महंगाई कहां से कहां जा रही है। फिर से वही तुगलकी फरमान, क्योंकि उनको सुनना तो किसी का है नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही कहा सर, सुशांत सर आपने, किसानों के मुद्दे पे अपने मन की जिद लाए नरेंद्र मोदी जी। विरोध हुआ, उन्हें बिल वापस लेना पड़ा। सर हम व्यापारी नहीं है सर, फायदा घाटे का काम व्यापारी सोचता है, राजनीतिक पार्टी नहीं सोचती है सर। हमने देश का निर्माण किया है, और जब कोई देश का निर्माण करता है ना, तो उस देश को अगर आप विध्वंस करने की कोशिश करते हैं तो उसको दर्द होता है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात। चौथी इंपॉर्टेंट बात सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है पैनल पे सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, एमपी से लेकर एमएलए से लेकर अफसर से लेकर तमाम हर किसी को पेंशन चाहिए। लोग 6-6 महीने की अपनी नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, क्योंकि सबको सुविधा चाहिए। मैं पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, हर किसी को, चाहे वो 6 महीने के लिए काम किया हो, सबको चाहिए। क्या हर बार ट्रायल करने के लिए गरीब किसान मजदूर का बेटा मिलता है, जो सुबह 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ता है, दढ़ीची की तरह अपनी हड्डियों को तड़पड़ाता है ठंड में, तब जाकर वो उस भर्ती को पास करने का दमखम रखता है, तब उसके अंदर से सीने से एक जज्बा निकलता है? सर कहना बड़ा आसान है सर, हर बार ट्रायल आप साधारण लोगों के साथ ही क्यों?
अगर नरेंद्र मोदी जी को योजना लाते तो लाते 1 नेशन नो पेंशन। आज से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तमाम सारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी सैनिक, अफसर, सब लोग, जितने लोग इस देश में पेंशन से लाभान्वित हुए, सबकी पेंशन बंद। मजा आता, देश इसका स्वागत करता। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। नहीं मैम प्लीज, नहीं मैम प्लीज, पूरा नहीं हो, नहीं थोड़ा सा प्लीज, नविका जी प्लीज 10-20 सेकंड और। सवाल ये पैदा, उन बड़े लोगों को आप एग्जम्प्ट कर देते हैं, वो बड़े लोग टीवी पे आकर आपकी बातों को वकालत करते हैं, और उससे भी बड़ी बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आता है कि उन अग्निवीरों को हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज में सिक्योरिटी गार्ड बना लेंगे। इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान आता है, हम इनको ट्रेंड करके धोबी, इनको बार्बर, इनको इलेक्ट्रीशियन, इनको पता नहीं क्या क्या बनाकर भेजेंगे। अरे भैया, वो देश की शान है, वो भारतीय राष्ट्रीय सेना के अरमान है, वो फौज है। वो जब गांव से निकलता है तो उसके हृदय में एक जज्बा होता है भारत माता और तिरंगे को लेकर। क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि भाजपा का सुब्रांश राय जी, आपने 20 नहीं 40 सेकंड और ले लिए। आपने सवाल सही उठाए, और मैं कहीं भी कैलाश विजयवर्गीय जी और जीके रेड्डी जी के जो कमेंट्स हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूं कि जब आप महंगाई, जब आप महंगाई कमेंट्स को आप अपने स्क्रीन पे तो चलाइए, आपके दर्शकों को दिखाई तो दे। चल रहा है, पूरे दिन से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। साइड में आप देखेंगे चल रहा है, बबल के साथ चल रहा है। लेकिन महंगाई की आप बात करें, अभी तक नहीं दिखा। प्लीज सुब्रांश राय जी, आप आ जाइए ना, आप एंकर कर लीजिए, फिर सारी तस्वीरें भी चला लीजिएगा। आइए, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आपसे आप एडिटर भी बन जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। मुझे काफी वक्त हो गया। हाँ, उस नौकरी को छोड़े हुए मुझे काफी वक्त हो गया। और मैं बता दूं, हमारे लिए भी कभी दर्द होना चाहिए, पेंशन हमें भी नहीं मिलती। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए, सुब्रांश राय जी ने जो बोला, मान्यवर एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां भाषा और शैली की मर्यादा से यह विषय बहुत आगे निकल चुका है। अब यहां विषय मन के भाव का है, यहां विषय कंटेंट का नहीं, इंटेंट का है। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत और बोटी बोटी, यह भाषा नहीं, भाव क्या है ये बताइए? सीधे मौत की कामना करना, वो भी इन घृणित शब्दों के साथ। मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी नेता ने कभी बोला हो तो बताइए। सोनिया जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए मरने की बात बोली हो, मौत की बात बोली हो, बोटी बोटी काटने की बात बोली हो, सर। और आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं। इसलिए यहां पर इस विषय के ऊपर डिफेंस करने का, आपके मेरे विचार से कांग्रेस जो करने का प्रयास कर रही है, वो निर्लज्जता और राजनीतिक दृष्टि से मूर्खता है। मैं दोनों बातें कह रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही, तुगलकी फरमान रातों रात। मुझे लगता था, मुझे जो उनका वाक्य सुन के लगा, नाविका जी, वो शायद अपनी पार्टी का बता रहे थे क्या। 25 जून आने वाली है, 25 जून 1975 की रात को ही तुगलकी फरमान आया था। सारा लोकतंत्र बंद कर दिया गया था, विपक्ष जेल में डाल दिया गया था, और लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था, संविधान की आत्मा बदल दी गई थी, और वह तुगलकी फरमान नहीं था। और आज जबकि मोदी जी को बैठकर गालियां देने की स्वतंत्रता है, और वह उस समय तानाशाही और तुगलकी फरमान नजर आता है। सुनते नहीं है। मुझे लग रहा था नाविका जी अपनी पार्टी का तो नहीं बता रहे हैं। बेचारे कितने नेता ये कहते हुए कांग्रेस से बाहर चले गए कि राहुल गांधी सुनते नहीं हैं। चाहे पूरब में कोलिकोपुल और हेमंता विश्व शर्मा हो, चाहे दक्षिण में खुशबू हो, चाहे पूर्व में प्रियंका चौधरी हो, या उत्तर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, कितने ही लोग चले गए, समझ में नहीं आता। और सेना का वो जवान, इन्होंने कहा, निकल के आता है गांव, जब वो आता है और उस सेना के सर्वोच्च कमांडर जब कार्रवाई करता है तो आपका सांसद बोलता है कि वो सड़क छाप गुंडा है, और उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी चुप रहती है, पल्ला झाड़ लेती है कि उससे कोई मतलब नहीं। उस सेना के जवान को जब प्रोटेक्शन के लिए हम आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट लगाते, तो आपकी पार्टी ये मांग करती है कि उसको वो संरक्षण नहीं होना चाहिए। जब वो आतंकवादियों के लिए लड़ाई लड़ता है इनकाउंटर में, तो आपकी पार्टी मांग करती है कि मुकदमा सेना के ऊपर चलना चाहिए। और जिस बात के आप लोग वचन देते हैं उस पर कि नई सेना पे चलेगा, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो आप लोग उसके सबूत मांगते हैं। जब वायुसेना का चीफ यह बताता है कि बालाकोट में ये हुआ, तो आप कहते 3 मरे थे कि 30 मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे। इस ढंग के वाहियात और घटिया बयान देते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और याद से नहीं है, आपकी आदत पुरानी है। 1998 में जब हमने परमाणु विस्फोट किया था, तब आपने पूछा था कि जरूरत क्या थी इसकी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं
कि आप लोगों का सेना के प्रति जो विचार है, आप लोगों का रोजगार और बेरोजगारी के प्रति जो विचार है, जैसा कि अभी बताया कि आपके नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं पता थी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपका भाषा, शैली, भाव, सेना और टुकड़े, अरे छोड़िए मोदी जी के टुकड़े छोड़िए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़े हो गए। और देश के टुकड़े करके सत्ता पाने वाले लोग अगर टुकड़े टुकड़े करके भी कुछ टुकड़ों पे सत्ता पा जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा देश की जनता को अब आपके बारे में धारणा होती चली जाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी सुधांशु त्रिवेदी जी ने। मैं सुशांत सरीन, सुहेल सेठ और केसी त्यागी जी को लाना चाहती हूँ। सुब्रांश राय, इस डिबेट में सिर्फ आप नहीं है, बाकी लोग भी है उनका। नहीं, आप रुक जाइए, मैं आऊंगी, आपको समय दूंगी, पर पहले सुशांत सरीन, पहले सुशांत सरीन, क्या ये सही नहीं है कि बालाकोट के भी और सर्जिकल स्ट्राइक्स के भी सबूत मांगे गए थे? क्या ये सही नहीं है कि आर्मी चीफ को तब गली का गुंडा कहा गया था, और आज जब उन्हें कहा जा रहा है कि ये जब 4 साल के बाद निकलेंगे, नक्सली ट्रेनिंग देंगे और आरएसएस की फौज बनेंगे, क्या ये अपमान नहीं है उनका, जो आर्मी में, जो सेना में एक सर्विस के लिए इतने उतावले हैं उनके साथ? मैं पूछना चाहती हूं। नाविका, अपमान भी है और मेरे ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद बात है। देखिए, अब जो स्कीम है, अभी तक जो होता आया है कि आपके जो जवान भर्ती होते हैं वो 30-35 साल 40 साल की उम्र के बीच में रिटायर होते हैं। अब 35-40 साल की उम्र में उनके लिए एक नया प्रोफेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे ये बताएं राय साहब कि उनमें से कितने लोग, और 35 साल कोई बहुत बुजुर्ग उम्र नहीं होती, यंगस्टर ही होता है। अब हमारी उम्र में तो वो बिल्कुल यंगस्टर ही लगते हैं, सुहेल हैं उसी उम्र के, लेकिन हम लोग थोड़े से ज्यादा हमारी उम्र हो गई है। लेकिन उस उम्र में क्या उस समय वो नहीं ले सकते, ये नक्सलियों को ज्वाइन कर सकते, या डाकू बन सकते, या क्रिमिनल बन सकते 35 साल की उम्र में? अभी तक तो आपने कोई इक्के दुक्का जरूर केस हुआ होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखते हैं ट्रेन्ड मैन पावर बाहर आती है, वो और काम करते हैं। एक दूसरी बात, पता नहीं, ये तो बड़े समाजवाद में बिलीव करते थे राय साहब और इनकी पार्टी और बाकी सारे लोग। अगर चौकीदार कोई बन जाता है या सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है तो उसमें इनको इतनी मतलब कि उसको इतनी तुच्छ नजर से देखना, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। लेकिन मैं नहीं मानता कि वही वाली जॉब्स उनके लिए होंगी। मैं मानता हूं कि 25% का तो खैर फौज में ऑलरेडी अब्जॉर्ब होने की बात हो रही है, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि आप 21 और 24 की उम्र में अगर आप बाहर निकल के आते हैं, आपके लिए सारी दुनिया खुली होती है, आपके पास एक ट्रेनिंग होती है, शायद ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और आएंगे, आप बड़े आराम से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अब्जॉर्ब हो सकते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी हो सकते हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी हो सकते हैं, और कोई इतनी बड़ी भी तादाद नहीं है कि इनको अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। क्या सबको किया जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन आप मुझे यह बताएं ना नाविका, एक जिस व्यक्ति के बारे में राय साहब इतनी बात कर रहे हैं, उसके पास एज ऑफ नाउ उसके पास क्या धनराशि है? वो फौज में जाता है, 4 साल की सेवा करता है, 4 साल के बाद निकलता है, उसके बाद 12 लाख रुपए की एक राशि है जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है, जो अभी वो लायक नहीं है वो करने के, क्योंकि उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ, आपके और मेरे लिए, राय साहब के लिए कोई रकम की कोई अहमियत नहीं है, केसी त्यागी जी, बहुत ज्यादा अहमियत होगी। सुशांत सरीन जी ने बहुत सही कहा, नाविका, ये मानना कि सबको पेंशन मिलेगी, मेरे ख्याल वो जमाने लद गए। या तो आप सरकार और देश का दिवालिया निकाल लीजिए ये पेंशन का निजाम आगे बढ़ा करके, या फिर आप उसमें रिफॉर्म लेके आइए जो सिविल सर्विस में ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरे ख्याल आपको थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप देश का दिवालिया निकालना चाहते हो, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के हैं कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और कटोरा लेके इधर उधर घूम रहा है भीख मांगने के लिए, अगर आप हमारे को भी वहां पर लेकर आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। केसी त्यागी जी, बहुत ध्यान देने वाली बातें कही हैं सुशांत सरीन जी ने। जिस तरह का पेंशन बिल है आर्मी का, ये सस्टेनेबल नहीं है। आप देख रहे हैं तमाम दूसरे राज्य भी हैं, उनके जो बिल्स हैं, पेंशन के बिल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो ये राज्य किस तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? शायद बिहार में भी यही प्रॉब्लम हो। लेकिन रिफॉर्म के बारे में सोचना, एक उनके लिए जमा पूंजी 12 लाख रुपए की देना, ये सब इस पूरे स्कीम में सोचा गया है। इसमें बेहतरी अगर हम कर सकते हैं तो जरूर हमको
सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन इस तरह के पर्सनल रिमार्क करके आपको लगता है कि ये स्कीम बेहतर हो सकती है, देश के मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं? देखिए, जब स्कीम आई है नविका जी, उसको लेकर के कुछ नौजवानों में जेन्युइन डिसकंटेंट भी था, असंतोष था, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और उसमें खाली लुम्पन किस्म के एलिमेंट आए हूँ, मैं ऐसा भी नहीं मानता। जो बच्चे, मैं गांव का रहने वाला हूँ, 5-5 किलोमीटर 47 डिग्री टेम्परेचर में ये लड़के घूमने जाते हैं। नेशनल हाईवे पे आप इनको देख सकते हो, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी तस्वीर आई थी। अब 2019 और 20 में जो सिलेक्शन प्रोसेस में कोविड की वजह से रुक गया हो, अब उन पर भी ये लागू होगा कि नहीं होगा, तो ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना। हमारी पार्टी और मैं भी इसके वापस लिए जाने के पक्षधर नहीं है। मैं अपने मित्र सुधांशु जी को बता दूं, हम इसको वापस लिए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे सुझावों के लिए कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। जैसे एज रिलैक्सेशन है 2 इयर्स का, ये मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। तीसरा, होम और डिफेंस में जो कोटा तय हुआ है उसको 35 या 50 तक भी हम कर सकते हैं। चौथा ये है कि जब 4 साल के बाद वो आएगा अपना जॉब ख़त्म करके सरीन जी, तो जो दूसरे जॉब में जाएगा, जो उसकी एक्सपीरियंस है वो भी इसमें काउंट होना चाहिए। ऐसा सुझाव देना तो एंटी नेशनल नहीं है, ना इस पर किसी को नाराज होना चाहिए। अच्छा, कैंटीन की और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, हम और आप थोड़ा उससे ऊपर उठ गए हैं। मेरा एक सिक्योरिटी में जो एक है जवान, वो एक्स मिलिट्री मैन है, दिन भर शिकायत करता रहे, वो अपने परिवार के लिए दाल तक लेके जाता है। कितनी महंगी जिंदगी होगी हम सब लोग महसूस करते हैं, इसलिए कैंटीन की सुविधाएं और मेडिकल की होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ ऐसे राय आ रही है, ये आप ही के अलायंस पार्टनर की तरफ से आ रही है, क्या इन सुझावों के लिए जगह है अब भी? चार्ज हो रहा है। देखिए, हम किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए पूरी ईमानदारी से, खुले मन से बात करते हैं। जीएसटी से लेके कोविड के दौर में प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया, आपने देखा, पूरी संवेदनशीलता के साथ यह ध्यान में रखते हुए कि कोविड में 2 वर्ष में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 2 वर्ष इसमें बढ़ाया गया। हाँ, एक बात का मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, 4 वर्ष जब वह जवान काम करेगा, वो 10वीं पास होगा। अब मैं ईमानदारी से पूछता हूं, वो घर पे रहता तो क्या करता? 12वीं पास करता ना कम से कम, तो 2 साल उसके उसमें चले जाते। 4 साल के बाद उसको 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से सिर्फ 2 वर्ष का एक्स्ट्रा अवधि देने पर उसे 4 वर्ष का काम करने का अनुभव मिल रहा है, स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। 11,70,000 रुपए तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि सामान्य अब 21 वर्ष से पहले तो किसी का विवाह हो नहीं सकता, तो 90% मामलों में सिर्फ कुछ % जिनके घरों की स्थिति बहुत आर्थिक खराब हो, आपकी 3/4 सैलरी भी बचने वाली है, क्योंकि खाना पीना रहना मेडिकल हर चीज मुफ्त है। तो व्यवहारिक दृष्टि से 20 लाख रुपए के आसपास का कम से कम उसके पास बैंक बैलेंस होगा। अब अगर वो इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ भी करना चाहे, कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े उच्च श्रेणी के कोर्सेज में, एमबीए में वगैरह में इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि कहते हैं कि मेरे घर वालों के पास 10 लाख 15 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे, हम बाहर नहीं जा सकते। ये भी उसके पास ऑप्शन है, मतलब नौकरी करना चाहे तो ऑप्शन है। 21 साल की उम्र में वो बाहर आ गया है 12वीं पास सर्टिफिकेट के साथ, 20 लाख रुपए या मिनिमम 11,70,000 रुपए के बैंक बैलेंस के साथ। अब वो कुछ भी कर सकता है, जो सुशांत सरीन जी ने कहा, उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। इसलिए इस विषय को समझाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई अच्छा सुझाव होगा, केसी त्यागी जी इतने वरिष्ठ हैं, हम लोगों से बहुत बड़े हैं, और उन्होंने जिस प्रकार की बातों का उल्लेख किया, कोई भी चीज होगी सरकार बिल्कुल उसके लिए ओपन है, किसी भी प्रकार के सुझाव में जो इसको और बेहतर कर सके, बजाय इसके कि इस प्रकार का वातावरण बनाना, वैमनस्य और विद्वेष का, जो ये बातें हैं, इस बातों के कारण एक समस्या पैदा होती है। और जहां तक ये वाली बात है, सेना के लिए सरकार ने हर प्रकार के काम किए। एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमने सिर्फ यही नहीं किया है, हम पहली सरकार है जिसने डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया। बिल्कुल, वरना इससे पहले कितनी आश्चर्यजनक बात थी कि हम बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। हमने सीडीएस शुरू किया, हमने थिएटर कमांड शुरू किए,
अगर आप इस प्रकार की विषय देखें तो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कारपोरेटकरण किया ताकि वो और बेहतर ढंग से काम कर सके। तो हमने एक व्यवस्थित रिफॉर्म किए हैं, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल। अचानक हमने यह करने का प्रयास किया। अंत में मैं सुहेल सेठ जी आपसे पूछना चाहती हूं, रिफॉर्म जरूरी है, ये सब मानते हैं। 1998 के बाद, कारगिल के बाद से ये कहा जा रहा है, 1999 के बाद से, कि ये रिफॉर्म की जरूरत है, एज ऑफ आर्मी रिड्यूस करने की जरूरत है। जब रिफॉर्म आए तो इस तरह से आक्रोश पैदा करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? या मिलजुल कर साथ रहकर सेना को जो इंपॉर्टेंस और जिस दर्जे से हमें देखना चाहिए उस दर्जे से देखना चाहिए इस वक्त? देखिए, यहाँ दो मुद्दे हैं और मैं दोनों मुद्दों को पॉइंट है। अरे शुभ्रांश जी, आप थोड़ा चुप हो जाइए यार, हर वक्त इंटरप्शन ही हो रही है जी। यहाँ दो मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर 1, मैं हर वक्त कहता जा रहा हूं कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इनकी कम्युनिकेशन इतनी भद्दी है कि ये जो अच्छा काम करते उसमें भी पानी फिर जाता है इनके कारण। नंबर 1। नंबर 2, मैं सुधांशु जी से अपील करूंगा कि आप पार्टी को बोलिए या सरकार को बोलिए, इनका कम्युनिकेशन जरा ठीक करें। आज पता है किसकी एब्सेंस सबसे ज्यादा महसूस हो रही होगी बीजेपी को? अरुण जेटली की। क्योंकि सुधांशु जी ने भी पहले कहा, कंसेंसस बिल्डिंग इज क्रिटिकल इन अ डेमोक्रेसी। अब कोई है ही नहीं जिससे बात कर सके कोई भी, क्योंकि ये लोग मोदी जी और अमित शाह को गाली देते हैं। तो कैसे, जिस आदमी को आप गाली देते हो आप उससे बात कैसे करोगे? वो ब्रिज एब्सेंट हो गया। आप यहां तो एक ब्रिज पैदा करिए, यहां आप लोगों को बोले कि हाँ, हम लोग एक कंसेंसस की प्रतिक्रिया फॉलो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे त्यागी जी ने कहा, कंसेंसस बिल्डिंग का ये मतलब नहीं कि रिफॉर्म 10 साल लगे एक रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हर आदमी के पास दो चीजें हैं, ओपिनियन और मुंह। ओपिनियन सबके पास है, जो नहीं भी पढ़े लिखे। आज देखिए चिदम्बरम ने क्या कहा, इतनी भद्दी बात, जो एक पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री कह रहा है कि अगर आप बाबर बनना चाहते हैं, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, अगर आप चौकीदार तो बनना आप चाहते हैं, अग्निवीर बन जाइए। बिल्कुल, ये कोई बात कहने की बात है सुब्रह्मण्य जी? कोई आप इस पे प्राउड हैं? अपने नेता पे आप लोग प्राउड हैं? ये हैं आपके नेता जो इस देश कोई सेंसिटिविटी नहीं है। और अग्निवीर सेना में भर्ती को लेकर इस तरह की ओछी बात कहना, शायद विपक्ष को सोचना चाहिए। मैं नहीं कहती कि कोई भी स्कीम जो आती है वो परफेक्ट होती है, लेकिन इस देश के लोग, इस देश के नागरिक और इस देश के राजनीतिक दल इतनी तो समझ रखते हैं कि देश को संभाल के रखना है, साथ रखना है। और साथ रखने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, गालियों से कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल अपनी भाषा पर नियंत्रण रखेंगे और अपनी सोच को ऊपर उठाएंगे ताकि देश आगे बढ़ सके। आज यही है पब्लिक की सबसे बड़ी सोच। मैं अपने सारे पैनलिस्ट को शुक्रिया करती हूं, लेकिन सुधांशु जी को कहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी। नमस्कार संजय सिंह जी, सवाल पब्लिका पे आपका स्वागत है। मैं पूछना चाहती हूं कि आज के दौर में अग्निपथ और अग्निवीर वाली पॉलिसी को लेकर इतना आक्रोश है, राजनीतिक दलों पे ये आक्रोश अब भी रह गया है जबकि सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं। ये आक्रोश, ये भाषा पर नियंत्रण क्यों नहीं? क्यों हम एक दूसरे के इतने आमने सामने हो गए हैं कि बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे किसी को? तो भाषा पे नियंत्रण वाली बात जो आपने कही नाविका जी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद आप कह रही हैं, क्योंकि मैंने आज इनके एक विधायक को सुना, वो कह रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं ये नौजवान जिहादी हैं। ये इनकी भाषा है। इनकी भाषा ये है कि इनके किशन रेड्डी जी मंत्री हैं केंद्र में, वो कह रहे हैं धोबी की ट्रेनिंग मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग मिलेगी, नाई की ट्रेनिंग मिलेगी, ड्राइवर की ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप अग्निवीरों की कीमत ये समझते हैं कि वो आपके यहाँ ड्राइवर, नाई और धोबी का काम करेंगे? इनकी भाषा आप सुनेंगी। इनके एक महासचिव जी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कह रहे बीजेपी दफ्तर के सामने गार्ड लगा देंगे। क्यों भाई गार्ड लगा दोगे?
तुम्हारा बेटा जो है वो बैट लेके अधिकारियों को पीटता है, उसी को खड़ा कर दो डंडा लेके, बीजेपी का दफ्तर रखवाली करेगा वो। तो ऐसी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये अग्निवीर योजना है क्या? मैं सुधांशु जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक सैनिक को आप तैयार करते हैं भारत माता की रक्षा के लिए 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, आपने इसमें घटा के उसको कर दिया 6 महीने। आपने 2.5 साल कुल उसको नौकरी का मिलेगा, उसकी अगर छुट्टियां काट दी जाए और ट्रेनिंग काट दिया जाए। 2.5 साल में क्या एक सैनिक किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए आप तैयार कर सकते हैं? आप भारत माता की रक्षा के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ, भारत की सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रहे हैं, क्या मोटिवेशन होगा? सुधांशु जी तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम लोगों के गांव में कोई शहीद होता है, उसके नाम का गेट बनता है गांव में, जवाब देंगे सुधांशु जी। हम लोगों के इलाके में कोई शहीद होता है, उसके माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, वो अशोक चक्र के लिए, परमवीर चक्र के लिए, मेडल पाने के लिए, वो भारत माता के लिए जब अपनी कुर्बानी देता है तो उसके मन में ये बात होती है कि वर्षों वर्षों तक उसको याद रखा जाएगा। आप तो उसको सैनिक का दर्जा नहीं दे रहे, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, सही सवाल पूछा नहीं दे रहे, आप उसको कैंटीन तक की सुविधा नहीं दे रहे, मेडिकल की सुविधा नहीं दे रहे। आपने सही सवाल पूछा सुधांशु जी, जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ उद्गार संजय जी ने अपने पहले वाक्य में व्यक्त किए, तो मुझे लाइन याद आती है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये आम आदमी पार्टी है जिसने अभी क्या बोला कि धोबी, नाई, चौकीदार ये हेय काम है। मान्यवर आम आदमी कितनी खासो खुसूस हो गई और उसको ये काम कितने छोटे नजर आने लगे, ये दिखाई पड़ गया कि भैया सबका आपके सर पे चढ़ के बोलने लगे और आपका नाम आम आदमी है, बस आम आदमी भर कर रह गया। अब मैं आ रहा हूं वर्तमान के ऊपर, अब इस विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, मैं एक बात ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस योजना की बात है, राजनीतिक विरोध पूरी तरीके से स्वागत है। हर राजनीतिक पार्टी को उद्देश्य है, लक्ष्य है, आपको अधिकार है कि आप पार्टी के ऊपर अटैक करिए, सरकार पर अटैक करिए। पर जब कल तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने बैठकर एक बार स्पष्ट रूप से बात बता दी, तो मेरे विचार से अब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज जो कुछ भी हुआ है यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सेना पर राजनीति करने वाला काम है और यह इन लोगों की फितरत में है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले सबूत मांगने वाले नेता इन्हीं की पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल थे। बाद में बयान बहुत सारे नेताओं ने दिया था और सब लोग तरह तरह के सबूत मांग रहे थे, जबकि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भारत सरकार ने की थी, ना भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने की थी। जब बालाकोट हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? भारत के एयर चीफ ने की थी, उन्होंने किया था, वेस्टर्न कमांड के चीफ ने, कि हमने ऐसा ऐसा किया है। तब भी अनेक प्रकार की बातें मांगी गई थी। तो मेरे विचार से देश की जनता, देश की सेना और उसके प्रति कितना जज्बा है और आम आदमी के प्रति कितनी भावना है, वो पूरी तरीके से सामने आ रही है। और एक बात और कहूंगा, जो अपने अंतिम वाक्य में संजय जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देश का जवान आता है इसके लिए करता, बिल्कुल अच्छी बात है। मान्यवर, देश की सेना में काम सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी उसमें सेकेंडरी चीज है, वो देश के लिए निष्ठा के कारण आता है। अन्यथा चंद हजार रुपयों के लिए कोई जाकर सियाचिन की ठंड में गलने को तैयार नहीं होता और शरीर का खून बहाने को तैयार नहीं होता है। जब हर चीज को आप लोग नौकरी, पैसा उससे करना शुरू करते हैं तो लोगों की उत्कट बलिदान की उस भावना के साथ परिहास करते हैं। हां, जहां तक सम्मान की बात है तो हम लोगों ने सेना का सम्मान सदा सर्वदा से किया है, OROP से लेके आप देखिए कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के गठन तक, भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने से लेके, थिएटर कमांड बनाने से लेके, CDS के गठन करने से लेके आज सेना का यह विविधीकरण। और संजय सिंह जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के चंद समझदार लोगों में से एक हैं। आप एक देश का नाम बताइए संजय जी, जो देश दुनिया के 5-6 शक्तिशाली देश है जहां ये वाली योजना न लागू हो सेना को युवा और गतिशील बनाए रखने के लिए। जवाब दीजिए। और आपने कहा, और संजय सिंह जी आपने एक शब्द कहा कि इनको सैनिक का दर्जा भी नहीं देंगे, पर ये तो नया दर्जा है ना, अग्निवीर। शहीद का दर्जा, अरे सुन तो लीजिए, मैं शहीद के दर्जे की बात कर रहा था, आप दूसरी तरफ चले गए। पहली बात,
सुधांशु जी जो कहा मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि जो भाषा की बात आपने कही, आम आदमी की बात आपने कही, हम नहीं समझ रहे मान्यवर, आपके मन में भारतीय सेना के प्रति कितनी है दृष्टि है कि आपका केंद्रीय मंत्री कहता है कि अग्निवीर धोबी बनेगा, अग्निवीर नाई बनेगा, अग्निवीर ड्राइवर बनेगा, अग्निवीर इलेक्ट्रीशियन बनेगा, अग्निवीर जिहादी है। आपकी भावना यह है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए घुमाइए मत उसको। दूसरी बात, आपने कहा सेना में, अरे आपके बीजेपी के विधायक, सुन लिया कीजिए, बागपत के विधायक हैं, कहिए तो दिखा दूं, इसी में आपको फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपने विधायकों के, अपने नेताओं की भाषा पे थोड़ा अंकुश लगाइए सुधांशु जी, ऐसी बातें बोलते हैं ये लोग। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सेना की नौकरी भारत माता की रक्षा करने के लिए होती है, सेना की नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं होती। मैं 100% आपकी बात का सम्मान करता हूं सुधांशु जी, लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी जी से कहिए और उनसे कहिए कि 1 साल की ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान और चीन से लड़ने वाला जो जवान होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग लेके जो जवान पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए तैयार होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? और जल्दी से जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, समय कम है। के लिए भारत माता की रक्षा के लिए, एक सेकंड, भारत माता की रक्षा के लिए जाते हैं ना सुधांशु जी, हाथ जोड़कर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक जवान जो अग्निवीर शहीद होगा उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे सकते आप? उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रहे हैं आप? उसको कोई मेडल नहीं, सुधांशु जी, उनको शहीद होने की कैजुअलिटी सुविधा नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं, कैजुअलिटी में जाएंगे। शिवराज सिंह के बेटे करोड़ों रुपए की नौकरी करेंगे अमेरिका में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, में जाएंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा, आप जवाब दे देता हूं। देखिए, कुल मिला के बात बता दे रहा हूं। अरे भाई, जब सेना में कोई व्यक्ति जवान आता है तो पहले ही साल की दूसरे साल में ऐसा नहीं कि वो सीमा पे चला जाता है, वो ग्रेजुअल ट्रेनिंग के बाद सबसे टफ से टफेस्ट वाली में जाए जाते हैं। कम से कम समझदार व्यक्ति के नाते आपको यह बात समझनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की बात कही तो प्रधानमंत्री हर दिवाली सीमा पर जाकर सैनिकों के साथ मनाते हैं, ना कि आपके नेता की तरह जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले नौजवानों के साथ सहानुभूति जताते हैं। और हम उनके साथ सहानुभूति जताते हैं जो टुकड़े से रोकने वाले सेना के जवान हैं, उनके लिए। तो आप युद्ध की परिस्थितियों अच्छा, बताइए ना, के लिए ये हमारे किसी नेता का बयान बताइए। बहुत दिलचस्प है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे समय दें और ये पूरे 1 घंटे की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर पूरे देश के नौजवानों की रुचि है और उनका इंटरेस्ट है। मैं चाहूंगी कि आप फिर हमें समय दें। इस वक्त समय की पाबंदी के कारण से मुझे ये डिबेट यहीं खत्म करनी पड़ेगी। सवाल भी जरूरी हैं और उनके जवाब भी, लेकिन आज यही सोचना पड़ेगा, क्या कुछ सवाल राई को पहाड़ बना रहे हैं और दूसरी तरफ क्या सरकार अपनी बात ठीक से लोगों तक पहुंचा पा रही है? ये दोनों ही मुद्दे अब भी डिबेट का विषय है। ये डिबेट जारी रहेगी और हम आपके सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि ये शो है आपका, जहां आप सवाल पूछते हैं, सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, क्योंकि अनंत त्यागी लेकर आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला।